दोस्तों, आज की रिपोर्ट में कई बड़ी और खतरनाक खबरें सामने आई है। तुर्की, जिसने ड्रोन दुनिया में धमाका मचा रखा है, अब मिसाइल टेक्नोलॉजी में भी ईरान की तरह बादशाह बनने की तरफ बढ़ रहा है। बताएंगे तुर्की को बैलिस्टिक मिसाइल में बड़ी कामयाबी मिली है। इसी बीच ब्लैक सी में हालात और खराब। यूक्रेन के ओडेसा पोर्ट पर तुर्की के जहाज पर मिसाइल हमला। जानेंगे आखिर ये किसने किया। और अगली खबर में आपको बताएंगे इजरायल ने कब्जे वाले वेस्ट बैंक में 19 अवैध बस्तियों को दी कानूनी बनाने की मंजूरी। ये फैसला पूरे क्षेत्र में तनाव को और बढ़ा सकता है और दो राष्ट्र समाधान लगभग खत्म करने वाली चाल माना जा रहा है। और इसी के साथ सबसे बड़ा हंगामा अमेरिका से एक लीक दस्तावेज ने हड़कंप मचा दिया है। दुनिया के इन 3 पावरफुल नेताओं को हटाने की तैयारी कर रहा अमेरिका। जानेंगे निशाने पर कौन है। तो बिना समय गवाए बात करते हैं खबरों की। दोस्तों, तुर्की तो ड्रोन क्षेत्र में शक्तिशाली बन गया है, वो किसी से छिपी नहीं है। लेकिन तुर्की मिसाइल के क्षेत्र में भी काम कर रहा है। यानी जिस तरह ईरान मिसाइल के क्षेत्र में बादशाह बना हुआ है और हालिया युद्ध में ईरान की मिसाइल पावर ने ही इजरायल को घुटनों पर लाया था, अब तुर्की भी इस क्षेत्र में काफी मेहनत कर रहा है और कामयाबी भी मिल रही है। दरअसल तुर्की का खुद का बनाया हुआ टाइफून बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम हाल ही में किए गए टेस्ट में अपने निशाने पर बिल्कुल सही लगा। रक्षा अधिकारियों का कहना है कि यह सफलता देश की रक्षा क्षमता और भरोसे को और मजबूत करती है और तुर्की की डिफेंस इंडस्ट्री के लिए यह एक गर्व का पल है। तुर्की की यह घरेलू मिसाइल अब लगातार टेस्ट पास कर रही है और मास प्रोडक्शन में भी जा चुकी है। यानी बड़े पैमाने पर इसका उत्पादन हो रहा है। यह तुर्की की सबसे लंबी दूरी वाली घरेलू बैलिस्टिक मिसाइल मानी जाती है, जो देश की सुरक्षा के लिए एक अहम हथियार बनती जा रही है। दरअसल शुक्रवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तुर्की डिफेंस इंडस्ट्री के प्रेसिडेंट हलुक गुरगुन ने टेस्ट की सफलता की घोषणा करते हुए कहा कि टाइफून मिसाइल ने एक और बड़ा कदम पार कर लिया है और यह हमारी सुरक्षा की क्षमता और रोकथाम यानी डिटेरेंस की ताकत को बढ़ाता है। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ एक मिसाइल का अपने लक्ष्य पर लगना नहीं, बल्कि हमारे इंजीनियरों की मेहनत, युवाओं की क्षमता और पूरे देश के लगन से बनी एक लंबी यात्रा का नतीजा है, जिस पर सबको गर्व होना चाहिए। रॉकेटसन के सीईओ मुरात इकिंजी ने भी बताया कि टाइफून मिसाइल और उसका पूरा हथियार सिस्टम अब पूरी तरह तैयार है और मास प्रोडक्शन और डिलीवरी तेजी से चल रही है। उन्होंने कहा कि ताजा टेस्ट में मिसाइल ने अपने टारगेट को बिल्कुल सटीकता के साथ मारा और इस प्रोजेक्ट में जुड़े सभी लोगों को बधाई दी। उन्होंने ये भी बताया कि मिसाइल सिस्टम के अलग अलग वर्जन और कॉन्फ़िगरेशन का टेस्ट जारी है और देश में नई नई घरेलू रक्षा तकनीकें जोड़कर तुर्की एक मजबूत मल्टी लेयर्ड डिफेंस सिस्टम तैयार कर रहा है। इस सफलता को तुर्की की उसी बड़ी रणनीति का हिस्सा बताया जा रहा है, जिसमें देश अपने महत्वपूर्ण रक्षा उपकरण खुद बनाने पर जोर दे रहा है, ताकि किसी बाहरी देश पर निर्भर ना रहना पड़े। हर नई तकनीक को देश की आत्मनिर्भरता, आत्मविश्वास और अपनी सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। टाइफून मिसाइल सिस्टम का विकास इसी विजन का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो तुर्की के भविष्य को मजबूत और सुरक्षित बनाने के लिए घरेलू इनोवेशन और इंडस्ट्री की ताकत दिखाता है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, शुक्रवार को यूक्रेन के ओडेसा पोर्ट पर तुर्की की एक फेरी पर मिसाइल हमला हुआ। यह हमला ब्लैक सी में वाणिज्यिक जहाजों पर लगातार बढ़ रहे हमलों का ताजा मामला है, जिससे इस पूरे समुद्री क्षेत्र की सुरक्षा को लेकर चिंता और बढ़ गई है। दरअसल सेंकटी नाम की यह फेरी, जो पनामा के झंडे के साथ चलती है और तुर्की की कंपनी सेंक रोरो की है, पर कंपनी के अनुसार इस्कंदर मिसाइल से हमला किया गया। यानी रूस ने इस जहाज को निशाना बनाया। यह जहाज तुर्की और यूक्रेन के बीच नियमित रूप से यात्रियों और सामान को लेकर चलता है। शुरुआती रिपोर्टों में बताया गया कि हमला उस समय हुआ जब जहाज पोर्ट पर खड़ा था। जांच शुरू कर दी गई है, लेकिन इस हमले में किसी भी तरह के जानी नुकसान नहीं हुआ है। इस बीच हाल ही में बढ़ते हमलों को देखते हुए तुर्की, बुल्गारिया और रोमानिया ने ब्लैक सी में जहाजों की सुरक्षा के लिए एक आपातकालीन व्यवस्था शुरू की है। तुर्की के विदेश मंत्री हाकन फिदान ने 3 दिसंबर को नाटो मीटिंग के बाद कहा था कि ये हमले ब्लैक सी को ऐसे क्षेत्र में बदल रहे हैं जहां व्यापार और यात्रा करना मुश्किल होता जा रहा है
उन्होंने कहा कि ये स्थिति दिखाती है कि रूस यूक्रेन युद्ध अब अपने क्षेत्र से बाहर फैल रहा है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, इजराइल की सिक्योरिटी कैबिनेट ने कब्जे वाले वेस्ट बैंक में 19 नई और पुरानी गैर कानूनी बस्तियों को कानूनी बनाने की मंजूरी दे दी है। ये फैसला गुरुवार रात एक मीटिंग में लिया गया, जहां वित्त मंत्री बेजाले स्मोट्रिच ने इन 19 बस्तियों को आधिकारिक दर्जा देने का प्रस्ताव रखा। इनमें कुछ नई बनाई गई जगहें हैं और कुछ पहले से मौजूद थी, लेकिन अब उन्हें औपचारिक रूप से मंजूरी मिल जाएगी। इन बस्तियों में गनीम और कदीम भी शामिल है, जिन्हें 2005 में इजराइल की डिसएंगेजमेंट प्लान के तहत खाली करवाया गया था। इजरायली चैनल 14 के मुताबिक यह फैसला उत्तरी वेस्ट बैंक की बस्तियों में पूरी वापसी जैसा कदम है और यह बसावट नीति में बड़ा बदलाव माना जा रहा है। चैनल का कहना है कि इस फैसले की सबसे बड़ी वजह स्मोट्रिच है। रिपोर्ट में कहा गया कि अब सरकार तेजी से काम शुरू करेगी ताकि इन सभी 19 बस्तियों को आधिकारिक रूप से बनाया और कानूनी किया जा सके। इजरायली संगठन पीस नाउ के अनुसार वेस्ट बैंक में लगभग 5 लाख इजरायली बसने वाले रहते हैं, जबकि कब्जे वाले पूर्वी यरूशलेम की बस्तियों में करीब 2,50,000 इजरायली रहते हैं। दोस्तों, अब जरा समझिए, वेस्ट बैंक में बस्तियों का विस्तार करना और उन्हें पूरी तरह इजरायल में शामिल करना, यानी आगे चलकर 2 राष्ट्र समाधान यानी फिलिस्तीन के लिए एक आजाद देश बनाना मुश्किल हो जाएगा, जबकि यह समाधान संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव में पहले से मौजूद है। दोस्तों, ध्यान देने वाली बात यह है कि इजरायल 1948 में फिलिस्तीनी जमीन पर बना था और बाद में उसने बाकी बचे फिलिस्तीनी इलाकों पर भी कब्जा कर लिया। इजरायल की अलग अलग सरकारों ने कभी भी इन इलाकों से हटने या पूर्वी यरूशलेम को राजधानी बनाकर एक स्वतंत्र फिलिस्तीनी राज्य स्वीकार करने पर सहमति नहीं दी। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, अमेरिकन नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी के लीक दस्तावेज ने यूरोप में हड़कंप मचा दिया है। इस दस्तावेज की माने तो अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी के वर्तमान सत्ताधारी पार्टी को सरकार से बेदखल करना चाहती है। फ्रांस में एमुनुएल मैक्रोन, ब्रिटेन में कीर स्टारमर और जर्मनी में फ्रेडरिक मर्ज की सरकार है। हालांकि लीक दस्तावेज को अमेरिका ने फेक बताया है। अमेरिका का कहना है कि इस तरह का कोई दस्तावेज है ही नहीं। द टेलीग्राफ ब्रिटेन के मुताबिक इस लीक दस्तावेज में यूरोप को अलग थलग करने का प्लान है। इसके लिए अमेरिका को 2 रणनीति पर काम करने के लिए कहा गया है। यह दस्तावेज ऐसे वक्त में लीक हुआ है जब यूरोप यूक्रेन जंग को लेकर रूस के सामने बैकफुट पर है। लीक हुए दस्तावेज में कहा गया है कि यूरोप के अंदर अमेरिका को राष्ट्रवादी पार्टियों को मजबूत करना चाहिए ताकि वहां प्रतिरोध की ताकत बढ़े। किसी पार्टी का नाम सीधा नहीं लिखा, लेकिन कोड वर्ड से इसका मतलब साफ समझ आता है। नंबर 1, फ्रांस में मैक्रोन की सरकार के खिलाफ ली पेन की पार्टी को समर्थन देने की जरूरत है। 2027 में फ्रांस में चुनाव होने हैं। वहीं ब्रिटेन में लेबर पार्टी के कीर स्टारमर की जगह रिफॉर्म पार्टी को आगे बढ़ाया जाए, जिसे राष्ट्रवादी माना जाता है। और वहीं जर्मनी में मर्जी के मुकाबले एएफडी को मजबूत किया जाए। ये एक तेजी से उभरती राइट विंग पार्टी है और ट्रंप पहले भी इसे समर्थन दे चुके हैं। दस्तावेज के अनुसार अमेरिका यूरोप में हंगरी, इटली, पोलैंड और ऑस्ट्रिया को अलग थलग करने की रणनीति बना रहा है, क्योंकि इन देशों में अभी राइट विंग सरकारें हैं। खासकर इटली के जॉर्जिया मेलोनी की ट्रंप बार बार तारीफ करते रहे हैं। दस्तावेज में यह भी लिखा है कि अमेरिका को यूरोप में उन पार्टियों, आंदोलनों और मशहूर हस्तियों को बढ़ावा देना चाहिए जो पारंपरिक मूल्यों, सांस्कृतिक पहचान और यूरोपीय जीवन शैली की रक्षा की बात करते हो और साथ ही अमेरिका के समर्थक भी हो। हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने एक इंटरव्यू में कहा था कि यूरोप तेजी से पतन की ओर बढ़ रहा है और इसका दबदबा जल्द ही खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई रिपोर्ट्स के साथ।